Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to SQL Server Tutorials. This is Ali Raza, and in today's lecture I'm going to tell you about relationships. तो स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने DCL स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था. आज हम लोग रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे SQL के अंदर के किस तरीके से रिलेशनशिप्स हेल्पफुल हैं एक RDBMS के अंदर, और हमारा डेटा किस तरीके से यहाँ पर सिंक होता है रिलेशनशिप्स के ज़रिए से SQL सर्वर में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे. राइट, सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं अपने SQL सर्वर को. कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे. अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, टुडे आई हैव चेंज्ड माय सिस्टम. ये सिस्टम वो सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम पे अब तक की पिछले लेक्चर्स हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड हुए थे. और आज आपको इंशाल्लाह आवाज़ में भी मसला नहीं मिलेगा. आवाज़ भी एकदम परफेक्ट आएगी. और इस सिस्टम पे मेरे पास जो है वो SQL 2016 मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल्ड है. ठीक है, खैर, तो मैं अपने प्रीवियस जो पहले लैपटॉप से हम लोग ये काम कर रहे थे, तो उसमें SQL 2014 था मेरे पास. और अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास है भी नहीं, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, वरना हम लोग वही डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं. और वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा वो कैसे होगा. फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस. और डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं अली रज़ा DB. ठीक है, या फिर अभी इसमें रख देते हैं हम एग्जाम्पल DB, क्योंकि अली रज़ा DB मैं आपको बाद में इंपोर्ट करके बताऊँगा या एक्सपोर्ट करके बताऊँगा यहाँ पे. सो एग्जाम्पल DB, एग्जीक्यूट. कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली. इसके बाद यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक टेबल. मैं आपको पहले तो मसला बताऊंगा, उसके बाद फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जो कि रिलेशनशिप्स के ज़रिए से पॉसिबल है. तो क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एम्प्लॉयज़. और एम्प्लॉयज़ के अंदर हम दे देते हैं EMP_ID इंटीजर, नॉट नल, आइडेंटिटी और प्राइमरी की. तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं होपफुली. और एम्प्लॉई नेम, or varchar is the data type, 30 is the length, not null. And employee underscore age, that is tiny integer and not null. And we have employee underscore phone, but we phone नहीं लेते अभी फिलहाल. city equals to varchar and 30 and not null. अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये है कि एक एम्प्लॉई है जिसकी आप कोई रिकॉर्ड उड़ाना चाहते हो. फ़र्ज़ कर लो इस एम्प्लॉई की जो है वो सैलरी डिटेल्स भी आप यहाँ पे रख रहे हो, सैलरी. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम दे देते हैं मनी और नॉट नल. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ कह दिया सैलरी मंथ. ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया इंटीजर या टाइनी इंटीजर, क्योंकि मंथ नंबर में आएगा, फ़र्ज़ कर लें. नॉट नल एंड EMP_year. अब देखिए यहाँ पे मसला क्या आएगा. मसला ये आएगा कि आपके पास जो एम्प्लॉई की डिटेल है, अगर आप देखें यहाँ पे ID ऑटोमेटिक जनरेट होगी, नेम आप देंगे, एज आप देंगे, सिटी आप देंगे. इन सब का तो रिलेशन आपस में बन रहा है कि ये एम्प्लॉई से बिलोंग करते हैं. अच्छा, सैलरी की डिटेल जो है ये भी एम्प्लॉई से ही बिलोंग करती है, बट जो ये बॉन्डिंग है डेटा की उससे ये मुख्तलिफ है. इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं. आप इस डेटाबेस को बनाने से पहले अपने डेटाबेस की प्लानिंग करते हो ERD डायग्राम के ज़रिए से, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. तो ये सारा का सारा जो डेटा है यहाँ पर सैलरी, मंथ और ईयर, इसका ताल्लुक एम्प्लॉई नेम से नहीं है, यहाँ पर एज से नहीं है, सिटी से भी नहीं है. ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक ओवरऑल एक एम्प्लॉई से ज़रूर है. अच्छा, मैं बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन की. नॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक, इज़ अ प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम जो है वो अपने डेटाबेस को फ्री ऑफ एरर्स करते हैं. और उसमें जो जो भी इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, जो भी रिडंडेंसीज़ हैं, वो आप निकालते हैं. क्या मतलब? जैसे यहाँ इनकन्सिस्टेंसी है, आप यहाँ पे अगर डेटा इंसर्ट कराओगे, सही है, तो क्या होगा? डेटा इंसर्ट तो हो जाएगा ना, मसला तो नहीं है, मना तो नहीं करेगा SQL आपको. आपने एक डेटा ऐड कराया, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आपने लिखा इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम लिखा एम्प्लॉयज़ और वैल्यूज़ और राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने दिया नेम, उसके बाद एज, फिर सिटी,
फिर सैलरी, फिर मंथ, और फिर ईयर 2019। तो कहने का मकसद ये, अब क्या होगा, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से दानियाल की जो सैलरी है वो पहले मंथ में 2020 में भी आई होगी, दूसरे मंथ में 2020 में भी आई होगी। तो क्या होगा, इससे डेटा डुप्लीकेट होता रहेगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करा दूँ तो एम्प्लॉई, क्या नाम है, एम्प्लॉयज़, सॉरी मास्टर डेटाबेस सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग लेंगे एग्जाम्पल डीबी, जो हमारा डेटाबेस हमने अभी अभी बनाया है। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें अभी भी एरर दे रहा है। मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, सॉरी, इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब टेबल मेरा क्रिएट है, हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, तो डेटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा कि दानियाल की अब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आई है, तो वो रिकॉर्ड भी मैं एंटर करने लगा हूँ। तो वो है 1 और 2020। तो अब अगर मैं इस रिकॉर्ड को भी इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट हो जाएगा। अब अगर मैं सिलेक्ट ऑल करवाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ तो आप देखें दानियाल का रिकॉर्ड डुप्लीकेट हुआ यहाँ पे। एटलीस्ट ये रिकॉर्ड जो यहाँ पर है, ठीक है, ये रिकॉर्ड एटलीस्ट डुप्लीकेट हो रहा है। अब दानियाल की जो पेरोल चले जा रहा है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये हमारा डेटाबेस या हमारे डेटाबेस का ये टेबल नॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप इसको नॉर्मल करोगे और इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ, कमेंट्स कर लेते हैं यहाँ पे, मल्टी लाइन कमेंट। सो इसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। वैसे तो 2 और भी हैं, लेकिन जो पॉपुलर हैं वो आपके पास ये हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसको फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ या नॉर्मल फॉर्म कह लें आप, और उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इनके रूल्स भी हैं कुछ बहुत, और इसकी एग्जांपल्स आपको नेट से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, वो तो मसले की बात नहीं है। लेकिन पहली नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आपके टेबल के अंदर जो है वो एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए एक कॉलम के अंदर। इसके अलावा और रूल्स भी हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें कि अगर पहली नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करने के बाद दूसरी नॉर्मल फॉर्म जो है वो, सॉरी, दूसरी नॉर्मल फॉर्म आपने चेक, मतलब पहली नॉर्मल फॉर्म के बाद अगर आपका डेटा नॉर्मलाइज नहीं हुआ, अभी भी आपको लगता है कि उसमें इनकन्सिस्टेंसीज मौजूद हैं, तो फिर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हो। और इसका पहला रूल ये है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से ये पास हो चुका हो, फर्स्ट एनएफ शुड बी पास्ड, ठीक है। फिर इसके अपने रूल्स अलग हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक चीज़ तभी जा सकती है जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से उसको गुजार चुके हो। फिर इसी तरीके से थर्ड नॉर्मल फॉर्म का पहला रूल ये है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म से ये गुजर चुका हो, तभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो उस पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो शुड बी पास्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। तो खैर इसके और रूल्स भी हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिंपल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका टेबल डुप्लीकेशन फ्री होना चाहिए। आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। उसमें जो है वो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए आपकी डेटा की, और कंसिस्टेंसी हो, और गलत रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, अब एक मसला ये भी है ना कि देखें, जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ऑफ कोर्स डिलीट की कोई एक कॉलम तो होता नहीं है, ये पूरी रॉ एक साथ डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते थे कि यार एम्प्लॉय की सैलरी का डेटा उड़े, या आप नहीं चाहते थे कि एम्प्लॉय के नाम वगैरह उड़ जाएं या डिलीट हो जाएं, तो ऑफ कोर्स ये तो सारा एक साथ डिलीट हो जाएगा। आप किसी एक चीज़ को रोक ही नहीं सकते कि यार नहीं, आधा डेटा रुक जाए, डिलीट ना हो, और आधा डेटा डिलीट हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये भी एक इनकन्सिस्टेंसी है। तो इन इनकन्सिस्टेंसीज को निकालने के लिए आपके पास ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं। और दूसरा जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप्स का, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स में क्या होता है, आप अपने नॉर्मल एक टेबल को स्प्लिट करते हो मल्टीपल टेबल्स के अंदर। गौर से सुनिएगा, आप रिलेशनशिप में करते ये हो कि आप सेपरेट करते हो रिलेटेड डेटा को। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी आता है कि आप अपने डेटा को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल मतलब जो रिलेटेड डेटा होता है उनको एक साथ कर देते हो। मतलब आप देखें, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सिटी
ये ऐसी चीज़ें हैं एज, ये एक टेबल में आ सकती हैं, मसला नहीं है, इनका रिलेशनशिप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपस में। लेकिन ये वाला जो डेटा है ये इससे मैच नहीं कर रहा डेटा, सैलरी, मंथ, ईयर, ये एक दूसरे टेबल में जाने के कैपेबल हैं। तो अगर हम ऐसा करते यहाँ से कि लेट मी रिफ्रेश, इसीलिए मैं टेबल नहीं बना रहा था पहले ताकि मुझे चेंजेस ना करनी पड़े। खैर अब टाइम ज़ाया तो होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। टेबल्स, और टेबल्स के अंदर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉलम्स, और ईयर, मंथ, सैलरी, इसमें से आप जो है वो इसको डिलीट करवा दें या ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब ऑल्टर कॉलम लिखना पड़ेगा मुझे, चलो खैर लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ और ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम है भाई, EMP_ सैलरी। इसी तरीके से इसको कर लें एग्जीक्यूट, दोनों लाइंस को। ठीक है, ड्रॉप हो गया, एम्प्लॉय सैलरी हो गई ड्रॉप, और मंथ, और इसको भी आप कर लें एग्जीक्यूट। और इसी तरीके से हमारे पास है एम्प्लॉय ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर, तो ये भी हो जाएगा ड्रॉप। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो हमारे पास सिर्फ ये रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट है, तो हम यहाँ से एक डिलीट कर देते हैं। डिलीट फ्रॉम, आपके पास जो टेबल है एम्प्लॉयज़ का है, और वेयर, और EMP_ID इज इक्वल्स टू 2, कि 2 ID पे जो आपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड डाला हुआ है इसको डिलीट कर दें फिलहाल। एक रो डिलीट हो गई, अब सिलेक्ट कराएं, तो अब हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है। अच्छा, अब करना क्या है, रिलेशनशिप बनाना है आपने। रिलेशनशिप बनाने के लिए जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि आपने टेबल्स का जो रिलेटेड डेटा है वो अलग कर दिया, वो कर दिया हमने अलग, सही है। अब वो टेबल का जो डेटा अलग किया है उसको दूसरे टेबल में डालना भी है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पे आएगा आपके पास लेट्स से सैलरीज। ठीक है, इसमें हम सैलरीज का डेटा जमा करेंगे, एक टेबल ही अलग बना रहे हैं हम। अच्छा, अब सैलरीज के अंदर हमने कहा SAL_ID इंटीजर, नॉट नल, आइडेंटिटी, ये इसकी अपनी आईडी है, सही है, सैलरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्राइमरी की। ठीक है, अच्छा, अब इस सैलरी का जो अमाउंट है वो, ठीक है, वो आ जाएगा मनी और नॉट नल। और उसके बाद आपके पास इस सैलरी का जो डेट है, या आप मंथ ईयर सेपरेटली ले रहे थे ले लें, मैं यहाँ डेट ले रहा हूँ, नॉट नल। और इसी तरीके से आपके पास इस सैलरी, ये सैलरी किसकी है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो सैलरी आप डाल रहे हैं कि इतनी अमाउंट है, इस डेट को ये सैलरी इसको मिली है, तो ये सैलरी है किसकी। अब जिसकी है आप उसका नाम यहाँ सेव करा सकते हो। अगर आपने रिलेशनशिप और नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ी तो आप सिंपल ये करते कि यहाँ पे उस बंदे का नाम ऐड करा देते, सही है। लेकिन क्यों नाम ऐड कराऊँ मैं, क्योंकि नाम तो मैंने ऑलरेडी इस टेबल में ऐड करवाया हुआ है ना, तो मुझे डेटा को डुप्लीकेट होने से रोकना है, तो और डेटा को बढ़ने से भी रोकना है, सही है ना। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाने का सबसे कॉमन तरीका क्या है, अगर आप रियल लाइफ में देखें, अगर आपने किसी को फ़ोन करना है तो आपके पास उस फ़ोन करने के लिए उस ऑपरेटर का नंबर आपके पास होना, उस बंदे का नंबर आपके पास होना चाहिए जिसको आप फ़ोन कर रहे हैं, और वो मीडियम होना चाहिए जिसके ज़रिए से आप फ़ोन कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जब कॉमन चीज़ होगी तभी आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से ईमेल भेजना है तो दोनों तरफ का ईमेल होगा तो आप ईमेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप रिलेशनशिप देखते हो कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है आपके पास सैलरीज़ का एम्प्लॉई से रिलेशनशिप है। अब इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन अब मसला ये है कि इस चीज़ को भी करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं, कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ वन थिंग इन द नंबर ऑफ अकरेंसेस इन अनदर थिंग टू द नंबर ऑफ अकरेंसेस इन अनदर थिंग। ठीक है, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ में कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, तो इसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, रिलेशनशिप्स आप आइडेंटिफाई करते हो। अब ये सोचने से होगा, इसका कोई कोई किताब में कोई वो नहीं है, ये आपके दिमाग में है। मतलब आपके पास एक रिलेशनशिप है 1 to 1 कार्डिनैलिटी के अंदर, 1 to 1 का रिलेशनशिप, सही है। फिर एक रिलेशनशिप है आपके पास 1 to many का, मैनी को स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक रिलेशनशिप है मैनी टू वन का,
और उसके बाद एक रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी का, सही है। तो 1 to 1 और यहाँ पे मैनी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, देखो दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन होगा ना, या तो वो 1 to 1 होगा, या तो वो 1 to मैनी होगा, या तो वो मैनी टू 1 होगा, या तो वो मैनी टू मैनी होगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको 1 to 1 रिलेशनशिप की, तो एक गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट। रियल लाइफ में आपने देखा होगा एक गाड़ी की एक ही नंबर प्लेट होती है और एक नंबर प्लेट पर एक ही गाड़ी रजिस्टर होती है, तो ये रिलेशनशिप नेचुरल चीज़ है ये, और तो 1 to 1 का रिलेशनशिप है, इसमें डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती। फिर एक रिलेशनशिप है 1 to मैनी, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, अ टीचर टॉट स्टूडेंट्स, सो वन टीचर कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स। Similarly, many students are being taught by one teacher. And अगर मैं many to many की एग्जांपल दूँ तो इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। Like one customer can have multiple bank accounts in a bank and one account can have multiple customers, ठीक है। तो many to many का रिलेशनशिप, तो मैंने चारों की एग्जांपल आपको बताई यहाँ पे, आई होप ये क्लियर होगा। सिमिलरली जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस वक्त आप सोचते हैं कि अगर यार मेरे पास एम्प्लॉयज़ का टेबल है और एक मैं सैलरीज़ का बना रहा हूँ, तो एक एम्प्लॉय के पास एक सैलरी तो नहीं होगी, कार्डिनलिटी निकाल रहा हूँ मैं, एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल सैलरीज हो सकती हैं। तो इससे मुझे ये पता चला कि वन एम्प्लॉय कैन हैव मल्टीपल सैलरीज। तो जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी की बात आ रही है, जिस टेबल के साथ मल्टीप्लिसिटी की बात आ रही है, उस टेबल के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी का। इस सिचुएशन के हिसाब से एम्प्लॉय आईडी का कॉलम क्यों बनाया, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरे पास जो वन वाला वन मतलब जिसमें 1 to मैनी का रिलेशनशिप है ना, तो एम्प्लॉयज़ मेरे पास 1 में आ रहे हैं और सैलरीज मेरे पास मैनी में आ रही हैं। तो जो 1 वाला टेबल है उसके अंदर जो उसकी प्राइमरी की है वो यहाँ पर उठ के आएगी एज अ रिलेशनशिप, ठीक है। और जब यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद हम उसको भी वही डेटा टाइप देंगे जो कि हमने दी थी। कहने का मकसद ये है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा होता विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम देता ना कि यार ये सैलरी, ये डेट और ये जो किस बंदे की है ये सैलरी, सिंपल, तो यहाँ नाम देता। लेकिन मैं अपने डेटाबेस का साइज छोटा करना चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ, लिंक करना चाह रहा हूँ इस सैलरीज के टेबल को इस एम्प्लॉयज़ के टेबल के साथ, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय की सेल एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी ही क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये प्राइमरी की है और आपको पता है प्राइमरी की इज द हेड ऑफ ऑल द कॉलम्स, जिसके ज़रिए से हम कनेक्शन या फिर अपने डेटा को फैच कर सकते हैं बाद में। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि रिलेशनशिप्स क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरी कार्डिनलिटी बनी वो बनी कौन सी, 1 to मैनी वाली। तो एम्प्लॉय वाले टेबल में 1 है, मतलब 1 एम्प्लॉय कैन हैव मैनी सैलरीज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या भी देता हूँ, 1 एम्प्लॉय कैन हैव मैनी सैलरीज। मैनी सैलरीज का मतलब हर मंथ उसको सैलरीज मिलती रहेंगी तो उसका रिकॉर्ड बढ़ता रहेगा, सही है। तो ये एक आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है। अब जिस टेबल में 1 होगा उस टेबल की प्राइमरी की उठेगी और दूसरे टेबल में जिसमें मैनी होगा उस टेबल के अंदर आकर उसकी प्राइमरी की एज अ कॉलम और कॉमन कॉलम यहाँ पे ऐड होगा, सही है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का, लेकिन अभी मैं वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, बस सिर्फ इतना रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और इंटीजर और उसके बाद नॉट नल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब होगा क्या बेसिकली, इस सब को यहाँ से मतलब नीचे ले जाएं, थोड़ा सा स्पेस दें और यहाँ पे देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सही है। और एक और टेबल है हमारे पास, अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो एम्प्लॉयज़ के टेबल में तो डेटा है, सैलरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय की आईडी क्या है, 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू सैलरीज वैल्यूज़ और यहाँ पर दे दूँगा मैं सबसे पहले क्या देना है मुझे, अमाउंट में मैंने दे दिया 23,000। फिर क्या देना है मुझे, डेट में मैंने दे दिया 2019 12वां महीना 12 तारीख। और फिर क्या है, एम्प्लॉई के नाम के बजाय मैं एम्प्लॉई की आईडी दूंगा। एम्प्लॉई की आईडी कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, यहाँ से देख के उठा रहा हूँ कि इसकी एम्प्लॉई आईडी है 1, तो यहाँ से दे दिया मैंने 1, सही है। तो नाम देने के बजाय मैंने उस एम्प्लॉय की आईडी दे दी, सही है, क्योंकि नाम तो रिपीट हो सकता है लेकिन आईडी तो रिपीट नहीं हो सकती। मतलब इस एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर हर एम्प्लॉय की अपनी आईडी होगी, इस सैलरीज के टेबल में एम्प्लॉय भले रिपीट हो, मसला नहीं है, सही है। तो अब यहाँ पर हम इसको करते हैं इंसर्ट,
ये हो गया इंसर्ट। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो दोनों रिकॉर्ड्स दोनों टेबल में हैं। अब आप देखो रिलेशनशिप, यहाँ पे ये रिलेशनशिप मैच कर रहा है। तो इन दोनों कॉमन कॉलम्स की वजह से मैं ये वाला डेटा और ये वाला डेटा उठाकर ले आ सकता हूँ एक साथ। वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस तरीके से हम रिलेशनशिप बनाते हैं कि दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन कॉलम बनाती है, जिस तरह दोनों के पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इंसर्ट तो हो गया। अब इसके बाद असल जो कहानी है वो सिलेक्ट के साथ है। जब हम डेटा सिलेक्ट कराएंगे तो कैसे डेटा सिलेक्ट होकर आएगा, तो वो इन क्राइटेरिया के ऊपर होके आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप बनता है ऐसे। आज के लेक्चर में यहाँ तक अभी मुझे सिर्फ इतना ही बनाना था कि हम किस तरीके से रिलेटेड डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, एक और रिकॉर्ड अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो इसी का, एम्प्लॉई का। अब इसका बेनिफिट देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा कि 23,000 इसको सैलरी, इस दफ़ा इसको 23,000 नहीं 22,000 मिले, और 2020 में, और पहले महीने में, और पहली तारीख को या 23 तारीख को चले। और एम्प्लॉई नंबर कौन है मेरा, 1 ही है। तो इसको इंसर्ट करा रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, अब अगर आप देखें तो एक एम्प्लॉई है, सही है, और उसके बाद जो है वो उसकी, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया इसको, गलत डेटा इंसर्ट हो गया, खैर। लेकिन अब आप देखें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई मेरे पास एक ही है, एम्प्लॉई का नाम, एज, सिटी कोई रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन इस एम्प्लॉई की आईडी के ऊपर मेरे पास उसका डिफरेंट डेट्स का डेटा अलग अलग इंसर्ट हुआ हुआ है। इसका एक और फ़ायदा क्या है, अब अगर मैं इस सैलरी को रिमूव करूँगा तो इस नेम्स की, इस डेटा की, एम्प्लॉई की डेटा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेपरेट टेबल है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स का ये फ़ायदा है यहाँ एसक्यूएल के अंदर। और इसीलिए इसको कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप रिलेशनशिप्स बनाते हो अपने डेटा के दरमियान विद द हेल्प ऑफ द कॉमन कॉलम। इस कॉमन कॉलम को आगे जाकर हम फॉरेन की में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी वो मैं नहीं बता रहा, और आगे जाकर हम और कॉन्सेप्ट्स इसके डिस्कस करेंगे। So for today it's I think more than enough. So okay guys, thank you so much for today. Hope you have enjoyed this tutorial, and if you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button, and do share these lectures with your friends and family. And if you haven't pressed the bell icon, do press the bell icon for upcoming tutorials notification you'll receive on daily basis. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in the next lecture.